आज जो हमारे पास टॉपिक है इट्स अबाउट द मोनोपोली। लेकिन बिफोर गोइंग टू द स्टार्ट दिस लेक्चर हम थोड़ा सा एक रिव्यू करेंगे, अबाउट परफेक्ट कंपटीशन। क्या होता है परफेक्ट कंपटीशन? अब हमें बेसिकली देखिए करना क्या है, हम यही करना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा एक रिवाइज कर लें उसको, उसके जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है, उसको हम देख लें। हमने कहा हमारे पास बेसिकली मार्केट्स की टू टाइप्स होती हैं। एक होती है हमारे पास परफेक्ट मार्केट, दूसरी होती है हमारे पास इम्परफेक्ट। परफेक्ट मार्केट में हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं हमारे पास वो इमेजनरी। हमने कहा जितनी भी चीज़ें हैं वो इमेजनरी होती हैं। हमने कहा वहाँ पे कुछ रूल्स हम सेट करते हैं। हमने कहा रूल्स हमारे पास कौन से हैं? हमने कहा हम रूल्स सेट करते हैं लाइक कि फर्म जो है वो प्राइस टेकर होगी, प्राइस सेटर नहीं होगी। दूसरा, हमने कहा कि यहाँ पे कोई बैरियर टू एंटर एग्जिट नहीं होता परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। उन्होंने कहा बायर्स के पास जो है वो परफेक्ट इंफॉर्मेशन होती है। इट मीन्स कि हमने जो चीज़ें भी हमने वहाँ पे पढ़ी थी, ठीक है, वो एक्सक्यूज अब मी सर। जी एक मिनट, ठीक है, जितनी भी सर, चीज़ें हमने पढ़ी थी, ठीक है, वहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा होता है कि हम ये बोलते हैं कि हम जब परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे होते हैं तो वो हमने एक इमेजिनरी मार्केट को बनाया होता है कि इकोनॉमिस्ट की बेसिकली एक एक थिंकिंग होती है कि मार्केट की जो टाइप है वो इस तरह होनी चाहिए। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके पास ये चीज़ें नहीं आ रही होती हैं। उनके पास ये चीज़ें नहीं आ रही होती हैं। फॉर एग्जांपल कि उन्होंने कहा कि परफेक्ट फर्म जो है वो प्राइस सेटर होगी, फर्म जो सॉरी प्राइस टेकर होगी, वो बैरियर टू एंट्री नहीं होगा, हर लोग जो है उस बिजनेस के अंदर एंटर हो सकते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से उन्होंने बोला कि फर्म का जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो क्या होगा, वो स्ट्रेट लाइन, जो प्राइस होगी वही मार्केट वही मार्जिनल रेवेन्यू होगा, और यहाँ पे लार्ज नंबर्स ऑफ सेलर्स काम कर रहे हैं। क्लियर? ये उसकी इम्पोर्टेंस है, ठीक है। फिर हमने कहा कि किस पॉइंट के ऊपर हम ये कहेंगे कि फर्म को, अच्छा दूसरा हमारे पास इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि जिस पॉइंट पे मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट को इंटरसेक्ट करेगा, मार्जिनल कॉस्ट को इंटरसेक्ट करेगा, हम कहेंगे उस पॉइंट पे हमारी जो आउटपुट है वो डिटरमाइन होगा। हम जिस जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट हमारे पास इंटरसेक्ट करता है, यानी कि एमसी और एमआर जहाँ पे इक्वल हो रहा होता है, उस पॉइंट को हम कहते हैं कि वहाँ पे आउटपुट जो है वो डिटरमाइन हो रहा है। हमने कहा हमारे पास जो दूसरा बड़ा एक क्वेश्चन था कि यूजुअली हम ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारा जो फोकस होता है वो ये होता है कि हम किस पॉइंट पे जाके अपनी फर्म को शट डाउन कर लेंगे। अगर हम लॉस के अंदर है, ठीक है, अब इकोनॉमिक लॉस की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, तो हमने कहा जब प्राइस जो है वो लेस देन हो जाएगी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, या प्राइस जो है वो इक्वल हो जाएगी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, तो हम क्या करेंगे, अपनी फर्म को कुछ टाइम पीरियड के लिए उसको हम शट कर देंगे, हम टेम्परेरी शट डाउन कर देंगे और वेट करेंगे कि कुछ हमारी जो प्राइजेस हैं जो मार्केट सेट कर रही है वो अगर अप होती है तो ठीक है, अदरवाइज हम क्या कर लेंगे, हम वहां पे उसको उस मार्केट से हम एग्जिट कर देंगे, ठीक है। ये बेसिकली एक परफेक्ट कंपटीशन का एक हल्का सा एक रिव्यू था, ठीक है, जो कि हमने लास्ट क्लास के अंदर हम चीज़ों को पढ़ा था, ठीक है। हम सब चीज़ों के अंदर नहीं जा रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास है मोनोपोली, ठीक है। अब मोनोपोली जो है वो बेसिकली आप देखो कि हमारे पास जी कुछ कुछ बोल रहा था। हमने कहा कि ये तो एक ही कायनात है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है।
हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का टॉपिक विच इज मोनोपोली। अब मोनोपोली जिस तरह हमारे पास नाम से वो विजिबल है, ठीक है, कि मोनोपोली मींस के वो सिंगल सेलर की बात कर रहा है। अब यहाँ पे इस चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन द सिंगल प्राइस मोनोपोली एंड द प्राइस डिस्क्रिमिनेटेड मोनोपोली, ठीक है। वो आउटपुट मोनोपोली जो है प्राइस और आउटपुट किस तरह सेट करता है, किस तरह कंपेयर कर सकते हैं उसको परफेक्ट कंपटीशन से जो हमारा टास्क है, ठीक है, और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में किस तरह वो अपना प्रॉफिट को इंक्रीज करेगा। ये आज हमारे पास टारगेट है, देखते हैं हम उसको अचीव कैसे करते हैं। अब स्टार्ट हम करते हैं, ठीक है। हम स्टार्ट कर रहे होते हैं कि बेसिकली अगर हम देखते हैं, अगर हम ये देख रहे होते हैं, ठीक है, हम ये देख रहे होते हैं कि मोनोपोली, मोनोपोली मींस के सिंगल सेलर, सिंगल सेलर, सिंगल सेलर जो है वो बेसिकली वो हमें बता रहा है कि हमने फॉर एग्जांपल हमने देखा था परफेक्ट कंपटीशन के ये 4 पॉइंट्स, चार, यानी कि प्राइस टेकर होता है परफेक्ट कंपटीशन, बैरियर टू एंट्री नहीं होती वहाँ पे, इजीली आप एंटर हो सकते हैं। लेकिन मोनोपोली की जब बात करते हैं तो मोनोपोली इज द पार्ट वन ऑफ द इम्परफेक्ट कंपटीशन। हम कहते हैं कि हमने जो इमेजिनरी अपनी मार्केट बनाई थी मोनोपोली उनमें से नहीं है। इट मीन्स कि जो हमारी अजम्पशंस हमने कुछ सेट की थी वो हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो सारी अजम्पशंस जो है वो उसको फुलफिल कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आप ये नोट करिएगा कि बेसिकली जो मोनोपोली है और जो परफेक्ट कंपटीशन है दोनों एक्सट्रीम पॉइंट हैं, दोनों एक्सट्रीम पॉइंट है। दोनों एक्सट्रीम पॉइंट का क्या मतलब है कि अगर मोनोपोली 0 पे खड़ा हुआ है तो परफेक्ट कंपटीशन 1 पे। क्लियर है? दोनों एक्सट्रीम पॉइंट है, दोनों की जो लिमिटेशन है दोनों अलग अलग है। परफेक्ट कंपटीशन में हम कहते हैं कि प्रॉफिट बिल्कुल 0 होता है, यहाँ पे हम कहते हैं कि यहाँ पे सुपर डुपर प्रॉफिट हुआ कर रहा है, क्योंकि सिंगल सेलर है ना। मार्केट को कंट्रोल कौन कर रहा है? मार्केट को कंट्रोल मोनोपोली कर रहा है। प्राइस सेट कौन कर रहा है? यहाँ प्राइस टेकर है या प्राइस सेटर है? ये प्राइस सेटर है। प्राइस सेटर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि प्राइस सेटर हम कह रहे हैं क्योंकि यही प्राइस को सेट कर रहा है, यही मार्केट को सेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे सप्लायर इसके अलावा दूसरा कोई भी नहीं है। जब दूसरा कोई भी सप्लायर नहीं है तो यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग यही कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? ठीक है, हम मोनोपोली को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? क्योंकि मोनोपोली, मोनोपोली जो है वो बेसिकली, मोनोपोली जो है वो बेसिकली क्या हो रहा होता है कि वो हमें नजर आ रहा होता है कि उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट। अब फॉर एग्जांपल हम ये देखते हैं कि वंस अ डिकेड अगो, ठीक है, हम ये कहते हैं पीआईए वाज इन द मोनोपोली, क्योंकि अगर हमें एयर ट्रेवल करना था फ्रॉम इन डोमेस्टिक के अंदर तो पीआईए थी। आज हमने देखा कि वहां पे क्योंकि हम उसका क्लोज सब्स्टिट्यूट कोई अवेलेबल नहीं था, बायर जाना है कोई अवेलेबल नहीं है जहाज हमारे, सिर्फ पीआईए ही हमारे पास है, ठीक है। हमने कहा आज हम उसको देखते हैं तो वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे इट्स लुक लाइक कंपटीशन है। परफेक्ट कंपटीशन नहीं होने बोला आपसे, मैंने आपसे परफेक्ट कंपटीशन नहीं होना, मैंने कहा इट लुक लाइक कंपटीशन वहां पे, क्योंकि मोर देन 3 to 4 फर्म वहां पे ऑपरेट कर रहे हैं। हम बोलते हैं कि आज हमारे पास पाकिस्तान रेलवे जो है, अगर हमें रेल नेटवर्क से ट्रेवल करना है तो हम ये कहते हैं कि रेल नेटवर्क से अगर हमें ट्रेवल करना है तो उसके अंदर हमारे पास मोनोपोली है। क्यों? क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि मोनोपोली क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम ये कहते हैं कि ये सिंगल सेलर है। हमने कहा इसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। हमने कहा नहीं, हम रोड, हम बाय बाय रोड भी तो जा सकते हैं बस से। तो बेसिकली बस के अंदर और रेल के अंदर डिफरेंस क्या है कि बस जो है वो आपके पास एक आपको रुक रुक के जा रही है, वहां पे टाइम पीरियड नहीं, वो फैसिलिटीज रेल की नहीं दे रहा है बस वाला, ठीक है। हम ये कह सकते हैं क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं। क्लियर? फिर हमने कहा कि आजकल जो हम बात कर रहे होते हैं हर जगह ही बात कर रहे हैं कि के इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं। के इलेक्ट्रिक भी हमारे पास क्या है कि बेसिकली के इलेक्ट्रिक इज द पार्ट ऑफ द, के इलेक्ट्रिक इज द, हम ये कह रहे होते हैं कि ये हमारे पास जो है ये मोनोपोली की एक टाइप है, ठीक है। ये मोनोपोली कंडीशन के अंदर है, क्यों? कि यहाँ भी हमारे पास इसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। के इलेक्ट्रिक के अंदर भी हम ये कह रहे होते हैं, हमने इसको आइडेंटिफाई किया कि ये सारे जो है हमारे पास
ये सारे जो हमने अभी देखा था, ये सारे के सारे हमारे पास क्या हो रहे हैं, ये सारे के सारे हमने कहा कि ये सिंगल सेलर्स हैं सारे और इनका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट। क्लियर। सेकंड हमारे पास था बैरियर टू एंट्री। यूजुअली फर्म जो हो रही होती है, मोनोपोली जो फर्म होती है, ठीक है, यहाँ पे हम ये कहते हैं कि यहाँ पे मोनोपोली बैरियर टू एंट्री को मिल रहा होता है। अब फॉर एग्जांपल हमने कहा कि बैरियर टू एंट्री का क्या मतलब है, हमने कहा बैरियर टू एंट्री की दो टाइप्स होती हैं। नंबर वन हमने कहा कि बैरियर टू एंट्री एक नेचुरल होती है, एक लीगल होती है, ठीक है। बैरियर टू एंट्री मींस के यहाँ पे कंपटीशन जो दूसरी फर्म है उसको, जो फर्स्ट फर्म है वो यहाँ पे उसको उस मार्केट के अंदर एंटर होने से उसको रोक रही होती है, उसको बैरियर लगा रही होती है। लाइक हम बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल परफेक्ट कंपटीशन के अंदर अगर आप लोगों को याद हो तो हमने एक अजम्पशन वहां पे पढ़ी थी कि जो ओल्डर फर्म होगा उसको कोई एडवांटेज नहीं होगा एज कंपेयर टू द न्यूअर फर्म। हमने कहा कि जो परफेक्ट कंपटीशन है उसको, उसके अंदर ओल्डर फर्म को कोई एडवांटेज नहीं होता, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे मोनोपोली के अंदर जो ओल्ड फर्म है उसको एडवांटेज होता है एज कंपेयर टू द न्यूअर फर्म। न्यू जो फर्म होती है वो फॉर एग्जांपल आज हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, अगर हम के इलेक्ट्रिक है, अब आप ये देखो कि सारे कंज्यूमर के इलेक्ट्रिक को यूज कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं। अगर कोई फर्म किसी ना किसी स्ट्रॉन्ग रिलेशन से, ठीक है, कोई भी फर्म जो है मार्केट में किसी ना किसी तरीके से एंटर हो जाती है, कोई ना कोई फर्म मार्केट में एंटर हो जाती है, तो जैसे ही वो एंटर होगी यहाँ देखो कि सारे रिसोर्सेस को के इलेक्ट्रिक कंट्रोल कर रहा है। जबकि इलेक्ट्रिक कंट्रोल कर रहा है वो बोलेगा कि ठीक है, आपको अगर किसी कंज्यूमर आपके पास आ भी जाता है, आपको रिक्वेस्ट भेज भी देता है कि उसको फॉर एग्जांपल एक्स कंपनी है उससे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, बोलेगा पोल अपने लगाओ, वायर अपने बचाओ, ठीक है। उसका जो जो इसकी फिक्स कॉस्ट होगी, जो उसकी इन्वेस्टमेंट होगी वो क्वाइट हाई होगी, वो वहां पे इन्वेस्ट भी करेगा। इन्वेस्ट करने के बाद के इलेक्ट्रिक बोलेगी मैं तो अपना जो फॉर एग्जांपल, क्योंकि उसको ये बात पता है कि अगर ये कंपटीशन होगा तो मेरा प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा, तो के इलेक्ट्रिक बेसिकली ये कर सकती है कि अपना जो टैरिफ है उसको रिड्यूस कर दे, आवाम को इंसेंटिव दे दे। तो क्या न्यू फॉर्म जो प्रॉफिट देखकर आई है वो तो खत्म हो जाए। न्यू फॉर्म जो है बेसिकली जो प्रॉफिट मार्जिन देखकर आई है वो तो बेसिकली खत्म हो जाएगा, वो तो ऑब्जेक्टिव भी खत्म हो जाएगा। तो जो ओल्डर फर्म है वो क्या कर रही होती है, जो ओल्डर फर्म्स है वो बेसिकली जो मोनोपोली स्टेज के अंदर जो है वो इस तरह की जो प्राइस के अंदर या टैरिफ के अंदर जो है वो फ्लक्चुएशन करती हैं, वो रोक रही होती है नई फर्म को एंटर होने से। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जो लाइफ एग्जांपल है, शायद आप लोगों ने नहीं सुनी हो, ठीक है। इसकी जो सबसे बेहतरीन एग्जांपल है, आजकल आप ये देखते हो कि हम ये कहते हैं कि पेप्सी एंड दी कोक, ठीक है, हमने कहा ये आपस में compete कर रहे हैं, ये दो फर्म्स हैं जिनकी आपस में क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं। फॉर एग्जांपल यूजुअली हम बात कर रहे हैं डिमांड साइड के अंदर क्लोज सब्स्टिट्यूट, यानी कि यूजुअली जो कंज्यूमर है वो ये बात करते हैं कि हमें ब्लैक चाहिए, व्हाइट चाहिए या हमें ऑरेंज चाहिए। अब आइदर किसी भी ब्रांड की हो या आइदर कोका कोला की हो या पेप्सी कोला की हो, ठीक है। हम ये कहते हैं कि कोई भी कलर ले हो, हमें इट मीन्स के कंज्यूमर जो है ना दोनों का प्रॉफिट मार्जिन जो है ना वो डिक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि आपस में ये लोग सो कॉल्ड ये नजर आ रहा है कि ये आपस में अभी कम्पीट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन शायद आपको ये नहीं पता हो कि इन दी 90s, ठीक है, यानी कि अर्ली 90s के अंदर जब कोका कोला ने, यानी कि ओरिजिनल जो कोका कोला कंपनी है उसने यहाँ पे दोबारा अपनी एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए काम किया था, तो उस वक्त जो कोका कोला की जो प्राइस थी वो 5 रुपीज, 4 to 5 रुपीज थी। कोका कोला की जो प्राइस, सॉरी पेप्सी की जो प्राइस थी वो 4 to 5 रुपीज थी। क्लियर। लेकिन अब ये देखो कि 4 to 5 रुपीज जब कोक एंटर होना चाह रही थी उस बिजनेस के अंदर, उस सेक्टर के अंदर कोक बिजनेस उस एंटर होना चाह रही थी, तो पेप्सी ने क्या किया था, पेप्सी ने उसको टफ फाइट देने के लिए अपनी जो ऑफिशियल प्राइस थी वो 4-5 रुपीज ही थी, लेकिन वो किस पे लेके चली गई थी, उसने इंसेंटिव दिया था कंज्यूमर को
और वो 30 पैसा पे, 40 पैसा पे, 50 पैसा पे सोल्ड आउट हो। क्लियर? यानी कि ये एक हमारे पास बहुत अच्छी एग्जांपल है कि वो क्या कर रहा था, वो उसने उसने बैरियर लगाने की कोशिश की थी। वैसे तो हम किसी फर्म को रोक नहीं सकते, हम अपनी प्राइस को रिड्यूस करके, क्योंकि हमारी जो कॉस्ट मार्जिन होती है मोनोपोली के अंदर वो बहुत ज्यादा होती है, हमने उसको वहां पे उस जगह पे रोका था, उस पॉइंट पे हमने, उस पॉइंट के ऊपर हमने हमने उसको स्टॉप किया था, उस पॉइंट को हमने स्टॉप किया था कि हम कोक को एंटर होने से रोक सके। लेकिन वो ज्यादा दिन नहीं चल सके थे। क्यों नहीं चल सके थे? क्योंकि कोक जो है वो इंटरनेशनल जो है, वो उसकी मैनेजमेंट जो है, जो वो यहाँ पे आके रन करना चाह रही थी, तो उनका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा था। एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद दोनों ने आपस में कॉम्प्रोमाइज कर लिया और उसने परमिशन दी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूँ, अगर कोई लोकल फर्म होती तो क्या लोकल फर्म सर्वाइव कर सकती थी? लोकल फर्म सर्वाइव नहीं कर सकती, क्योंकि उसके पास इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, उसके पास इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, क्योंकि ताकि वो दूसरे फर्म को। क्लियर? अब यहाँ पे ये देखें कि हम बैरियर टू एंट्री हमने कर लिया। अब हमने कहा देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैरियर टू एंट्री, वन इज कॉल्ड नेचुरल एंड अदर वन इज कॉल्ड लीगल। व्हाट इज नेचुरल? अब नेचुरल मोनोपोली यानी कि नेचुरल बैरियर टू एंट्री कहाँ होता है? हमने कहा नेचुरल जो बैरियर टू एंट्री है, नेचुरल उसके अंदर, मोनोपोली के अंदर हमारे पास जो मोनोपोली की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो तो लो होती ही होती है, लेकिन वो अपनी नेचुरल मोनोपोली जो है वो अपनी जो प्राइजेस है वो भी रिड्यूस कर देता है। क्लियर? हमने कहा कि क्योंकि वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा होता है, उसके पास जो एवरेज कॉस्ट होती है, जिस तरह वो अपना आउटपुट इंक्रीज कर रहा होता है उसकी एवरेज कॉस्ट डिक्रीज कर रही होती है, तो वो अपनी जो प्राइजेस हैं वो अपनी डिक्रीज कर देता है, एज कंपेयर टू दी परफेक्ट कंपटीशन से भी वो कम हो जाती है उसकी प्राइस, क्योंकि उसको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो है वो फैसिलिटेट करना है, कंज्यूमर को बेसिकली फैसिलिटी प्रोवाइड करना है एज कंपेयर टू दी प्रॉफिट जनरेशन। क्लियर? उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? उसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली यहाँ पे यही है कि वो यहाँ पे प्रॉफिट ना करे, बल्कि वो फैसिलिटी। हमने कहा कि फिर ऐसी कौन सी एग्जांपल्स हैं? फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास डिमांड सप्लाई, ठीक है, ये हमारे पास डिमांड है। अगर हम बात करते हैं के इलेक्ट्रिक की, यानी कि आजकल जो के इलेक्ट्रिक है, फॉर्मली नोन एज KESC, कराची इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कॉर्पोरेशन, इट मींस कि द एंटिटी इज द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर के अंदर था, ठीक है। पब्लिक सेक्टर के अंदर क्या कर रही थी कि इसके पास बेसिकली क्या थी, इसके पास गवर्नमेंट की हेल्प थी, तो ये टैरिफ जो है अपना क्या कर, इसका जो टैरिफ था, इसका टैरिफ बहुत लो था। आज हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो टैरिफ है इसका हाई हो रहा है, क्योंकि ये प्राइवेट फर्म है। ये हमारे पास क्या है, ये मोनोपोली सिंगल फर्म है, उस वक्त भी सिंगल थी, लेकिन उस वक्त क्या थी, उस वक्त ये नेशनल मोनोपोली के अंदर। नेशनल मोनोपोली क्या होती है? नेशनल मोनोपोली में जो उसका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट होता है वो डिक्रीज कर रहा होता है, तो सबको पता है सबका ही डिक्रीज होगा, ठीक है। तो प्राइस कहाँ चार्ज करती थी? वो प्राइस इस पॉइंट पे चार्ज करती, क्योंकि उसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, ठीक है। LRAC, LRAC का मतलब क्या है? LRAC स्टैंड फॉर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। क्लियर? ये क्या हो रहा है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। इट मींस कि जिस तरह वो अपना आउटपुट बढ़ाएगी उसकी एवरेज कॉस्ट जो है वो डिक्रीज होगी, जिस तरह अपना आउटपुट बढ़ाएगी उसका एवरेज कॉस्ट जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। आज की जो के इलेक्ट्रिक है उसकी परफॉर्मेंस ज्यादा है, क्योंकि वो अपना आउटपुट नहीं बढ़ा रही है। जो फॉर्मली KESC थी उसका ऑब्जेक्टिव था फैसिलिटेट करना, लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना, तो वहां पे जब वो ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करती थी, जिसकी वजह से उसकी जो प्लांट की मेंटेनेंस है उसको बंद ज्यादा देर के लिए करना था। आज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने उसकी टैरिफ बढ़ाया, लोगों ने अपनी कंजम्पशन को ऑटोमेटिक जो है रिड्यूस कर लिया, ठीक है। तो उसका जो शॉर्टफॉल है वो खत्म होना शुरू हो गया, ठीक है। हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं, ठीक है, हमने यहाँ पे ये बात की कि फॉर एग्जांपल ये प्रोवाइड क्या कर रहा है, ये 4 मिलियन किलोवाट जो है प्रोवाइड कर रहा है एट द रेट ऑफ 5 सेंट, ठीक है। लेकिन अगर हम ये बात करते हैं कि किस तरह हम कंपेयर कर रहे हैं,
हम कंपेयर कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल अगर ऑन एवरेज दो फर्म्स हैं तो दो फर्म्स जो है अगर मिलके काम कर रही हैं तो उनकी जो एवरेज कॉस्ट आ रही है वो 10 सेंट पर 2 मिलियन किलोवाट। अगर 4 फर्म्स हैं, ठीक है, अगर 4 फर्म्स हैं तो उनकी जो कॉस्ट आ रही है वो मजीद ज्यादा आ रही है। तो हमारे पास जो नेशनल मोनोपोली है, नेशनल मोनोपोली हमेशा जो है उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और प्राइस के अंदर कोई कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। इट मींस के वो प्रॉफिट मार्जिन नहीं कर रही। लाइक हम बोल सकते हैं कि के इलेक्ट्रिक नहीं है। आजकल हमारे पास कौन सी ऐसी फर्म है, कोई ऐसी फर्म है जो कि नेशनल मोनोपोली के अंदर काम कर रही है? कोई भी ऐसी फर्म है कि जो कि नेशनल मोनोपोली के अंदर काम कर रही हो? जी हाँ, यू कैन से दैट कि हम कहते हैं कि कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड, यानी कि जो कराची वाटर बोर्ड है वो हमें क्या कर रहा है, उसकी जो सिंगल है ना, सिंगल सेलर है वो, अगर वो चाहे तो अपनी जो प्राइजेस हैं, अपना जो टैरिफ है वो पीक पे सेट कर सकता है। ठीक है, अपना टैरिफ जो है वो पीक पे सेट कर सकता है। लेकिन उसने क्या किया हुआ है, उसने अपना टैरिफ जो है वो पीक पे सेट नहीं किया, उसने अपना टैरिफ पीक पे सेट नहीं किया, बल्कि वो क्या कर रहा है, वो 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 बेसिकली क्या कर रहा है, वो आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए, वो आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए वो क्या कर रहा है कि वो बेसिकली लोअर डाउन सेट कर रहा है। प्रॉफिट मार्जिन इतना नहीं है, समटाइम वो बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट भी सोल्ड आउट आपको कर रहा है। क्लियर? इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं हमारे पास, इस तरह की हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, इस तरह की हमारे पास बहुत सारी फर्म्स हैं जो कि ये काम कर रही है, यानी कि कॉस्ट टू कॉस्ट काम कर रही है। उनका ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रॉफिट मार्जिन नहीं होता। जो जहां पे प्रॉफिट मोनोपोली में होने के बावजूद प्रॉफिट अर्न नहीं करता, इट्स कॉल्ड नेशनल मोनोपोली। कि उसकी जो मोनोपोली है वो वो नेचुरल मोनोपोली है, उसने खुद अचीव नहीं की हुई। ठीक है, कोई और फर्म उस बिजनेस के अंदर आना नहीं चाह रहा है। ठीक है, कोई आप ये देखो कि के इलेक्ट्रिक में तो लोग आ गए हैं, उन्होंने बिजनेस को रन करना शुरू कर दिया है, मजीद फर्म्स आना चाह रही हैं, लेकिन आज तक कोई फर्म, ठीक है, हमारे पास कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के पास नहीं आया है, क्योंकि इसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है इज मच बिगर देन दी के इलेक्ट्रिक। कि इसकी जो कॉस्ट है उसकी मच बिगर देन है। कि आज आप ये देखो कि के इलेक्ट्रिक जो है वो उसमें चला गया है क्योंकि उन्होंने जनरेशन दी उनका काम से। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जब वाटर बोर्ड की बात करते हैं तो वाटर बोर्ड में हमारे पास पानी की जनरेशन नहीं कर सकते, हमें सिर्फ उसकी सप्लाई करना है। उसको हमें जो रिसोर्सेज हैं अपने, उसको एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके लिए हमें के इलेक्ट्रिक की वो भी चाहिए, हमें डिफरेंट डिपार्टमेंट की सपोर्ट चाहिए। अगर ये गवर्नमेंट से प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाता है तो जो के इलेक्ट्रिक है वो बेसिकली अपना जो टैरिफ है उनके लिए इंक्रीज कर देगी। आज उनके लिए टैरिफ लो डाउन है, बहुत कम उसको चार्ज कर। क्लियर? बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो हम ये कर रहे होते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं, क्या पाकिस्तान रेलवे भी नेशनल मोनोपोली के अंदर आता है? क्या पाकिस्तान रेलवे भी नेशनल मोनोपोली के अंदर आता है, या उसकी मोनोपोली की टाइप जो है वो डिफरेंट है? ठीक है, तो पाकिस्तान रेलवे जो है वो नेशनल मोनोपोली के अंदर नहीं आता है। उसकी वो बेसिकली क्या कर रहा होता है, उसकी टाइप जो है उसकी टाइप थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि वो क्या कर रहा होता है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, लाइक हम कहते हैं कि जो पहले पोस्ट ऑफिस था वो भी नेशनल मोनोपोली के अंदर था। पोस्ट ऑफिस जो था, ठीक है, पोस्ट ऑफिस की जो सर्विसेज थी वो भी नेशनल मोनोपोली के अंदर था बिफोर दी के टीसीएस, लेपर्ड, पीआईओसीएस, ठीक है, स्पीड एक्स, ठीक है, इन सब से पहले ये नेशनल मोनोपोली के अंदर था। इनकी जो कॉस्ट है वो कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए काम करता है। लेकिन आज हमारे पास क्या कर रहे हैं कि आज हमारे पास वो भी इसमें चला गया है, वो आपस में compete कर रहा है। आज आप देखो कि पोस्ट ऑफिस ने क्या कर लिया है, अपनी जो प्राइसिंग है, अपना प्राइसिंग स्ट्रक्चर जो है, अपना टैरिफ जो है वो इंक्रीज कर दिया। पहले वो नेशनल मोनोपोली के अंदर काम कर रहे थे, लेकिन अब वो वहां से चले गए हैं। अब वो compete कर रहे हैं, किसको compete कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कि हमें अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए
अपना टैरिफ को इम्प्रूव करना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है, ये हमारे पास नेचुरल मोनोपोली थी। एक और भी मुझे अभी जहन में आई थी। आगे चलते हैं, लीगल बैरियर टू एंट्री। अब यहाँ पे देखो क्या है कि वहां पे उस वक्त फॉर एग्जांपल जब नेशनल मोनोपोली थी तो कोई दूसरी फर्म एंटर होना नहीं चाह रही। यहाँ पे लीगल बैरियर टू एंट्री का मतलब यह है कि फर्म या गवर्नमेंट सपोर्ट करती है मोनोपोली को बाय यूजिंग दी रूल्स एंड रेगुलेशंस, बाय यूजिंग द डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। ठीक है, वो उनको प्रोटेक्ट करती है कि जी आपको लीगल बैरियर के अंदर होना है, हम आपको हम आपको ये स्टेटस देते हैं कि कोई और फर्म इस बिजनेस के अंदर नहीं आएगी, ये काम वो नहीं कर रही। ठीक है, अब हमने कहा इसकी कितनी टाइप्स हैं। हमने कहा कि फॉर एग्जांपल इसमें जो चीजें आ रही होती हैं, ठीक है, नंबर 1 है हमारे पास पब्लिक फ्रेंचाइज। पब्लिक फ्रेंचाइज क्या है? ठीक है, हम ये कहते हैं कि हमने कहा कि एज कंपेयर टू दी लीगल बैरियर, ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट या कोई एजेंसी उसको कंट्रोल कर रही होती है, उसको अथॉरिटी देती है कि आप ये काम करेंगे, इसके अलावा आप कोई और आपको काम नहीं मिलेगा। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, कि पहले हम ये देखते थे कि पीटीसीएल, हम यहाँ पे बात करते थे पीटीसीएल हो गया, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस हो गया, पाकिस्तान रेलवे हो गया, पाकिस्तान एयरलाइन हो गया, बहुत सारी, के इलेक्ट्रिक हो गया, वापडा हो गया। यहाँ पे इन सबको क्या था, क्योंकि ये जो फर्म जब इनको इनको जब इनको अथॉरिटी दी गई कि आप इनको सर्विस प्रोवाइड करें, तो साथ में इनको ये भी लीगल बैरियर की तरफ लेके जाया गया, आप परेशान नहीं हो, आपके अलावा इस बिजनेस के अंदर कोई नहीं आएगा। आप ये देखो कि जब ये स्टार्ट हुई, जब इन्होंने अपना फंक्शनिंग स्टार्ट किए, तो इनको ये बोला गया है कि आपके अलावा, क्योंकि हमारे पास क्या था, हमने नेशनलाइजेशन पॉलिसी जब अडॉप्ट की थी, तो जितनी प्राइवेट ओनर्स थे, ठीक है, उन सबकी जो एंटिटी थी उनको उन्होंने गवर्नमेंट के कंट्रोल में लेके कहा था अब गवर्नमेंट इसको रन करेगी और इसके अलावा कोई भी नहीं आएगा। उन्होंने क्या कर दिया था, एक लीगल बैरियर लगा दिया था। ठीक है, ये 1970s के अंदर हुआ था। ठीक है, हमने कहा नेशनलाइजेशन पॉलिसी में हमने एक एंटिटी लगा दी था। ठीक है, चलें ठीक है, वो पास्ट की बात हो गई है हमारे पास। आज की हम बात कर लेते हैं। आज हम देखते हैं कि हमने फ्रेंचाइज सिस्टम जो है ना, गवर्नमेंट क्या आज के दौर में क्या काम कर रही है, आप ये देखो, ये नोटिस करना कि गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं 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 नहीं, आज हमारा काम जो है वो सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना, रेगुलेशंस को हमें कंट्रोल करना है, हमारा काम सर्विस प्रोवाइड करना नहीं है। सर्विस प्रोवाइड करने के लिए प्राइवेट सेक्टर से लोग आएंगे। प्राइवेट सेक्टर से क्यों लोग आएंगे? क्योंकि गवर्नमेंट एज अ ऑर्गेनाइजेशन, एज अ पब्लिक एंटिटी, वो फेल हो चुकी है ताकि लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर सके। पहले क्या होता था, पहले प्रोटेक्ट किया जाता, यानी कि आज आप नोट करो कि आज पीटीसीएल, ठीक है, पीटीसीएल की एक मोनोपोली है अपनी चीज के अंदर। वो किस चीज में मोनोपोली है? मोनोपोली है तो फिक्स्ड लाइन में मोनोपोली है। फिक्स लाइन का मतलब क्या है कि फिक्स लाइन का मतलब यह है कि जो वायर है, जो वायर टेलीफोन है, उसके अलावा कोई भी नहीं है। इसकी मोनोपोली कब खत्म हुई? 1999 के अंदर खत्म हो गई है। लेकिन कुछ फर्म्स आई, उन्होंने कहा कि हम भी वायर टेलीफोन प्रोवाइड करेंगे, लेकिन दे फेल। व्हाई दे फेल? बिकॉज दे नीड अ ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लियर? उनको ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था, जिसकी वजह से उन्होंने रन किया। लाइक वतीन आया था अपना फिक्स लाइन लेके, लेकिन क्या हो गया के इलेक्ट्रिक ने उसको मना कर दिया कि हमारे पोल्स, हमारे केबल्स आप यूज नहीं करोगे। ठीक है, हमने कहा कि अगर हम ये पोर्शन यूज नहीं करेंगे तो डेफिनेट बात है क्या हो गया, वो ऑटोमेटिक जो है वो चला गया। क्लियर? तो गवर्नमेंट जब किसी को सपोर्ट करती है, लाइक अगर हम बात कर लेते हैं यूएस के अंदर या यूके के अंदर, तो हमारे पास यूएस और यूके के अंदर उनके पास उनका जो पब्लिक, यानी कि उनकी फॉर एग्जांपल यूएस के अंदर जो पोस्टल सर्विस है या यूके के अंदर जो पोस्टल सर्विस है, इतनी ज्यादा एफिशिएंट है कि आज तक वहां पे दूसरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं आई है। कोरियर सर्विस तो आ गई है, लेकिन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं आ रही है। ठीक है, लाइक यूके के अंदर भी आ गई है,
वो नहीं आ रही है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं आ रही है, क्योंकि उनका जो नेटवर्क है इतना ज्यादा एफिशिएंट काम कर रहा है कि वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को आने ही नहीं दे। उसकी वजह क्या थी कि उन्होंने उस ऑर्गेनाइजेशन को एक सर्टेन टाइम पीरियड तक प्रोटेक्ट किया था, उसके बाद ओपन कर। क्लियर? दूसरी एग्जांपल हमारे पास क्या है, हम दूसरी एग्जांपल कहते हैं इट्स कॉल्ड पेटेंट। डू यू नो व्हाट इज पेटेंट? हम किस तरह इसको डिफाइन करते हैं पेटेंट में? ठीक है, एक पेटेंट यूजुअली वर्ड आ रहा होता है हमारे पास, पेटेंट जो वर्ड आ रहा होता है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास फार्मास्यूटिकल से आ रहा होता है। पेटेंट क्या कर रहा होता है? फॉर एग्जांपल आजकल आप ये देखो कि कोरोना वायरस का इशू है, डिफरेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या डिफरेंट फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बड़ी बड़ी जो जाइंट फर्म्स हैं वो क्या कर रही हैं, उस पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम कर रही हैं, एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट उस पे इन्वेस्ट कर रही हैं। उनका ऑब्जेक्टिव जो है वो कोरोना वैक्सीन या कोरोना की मेडिसिन को इन्वेंट करना, इसलिए नहीं कि आवाम को वो फैसिलिटी दे सके, इसलिए कि अगर जो भी फर्म पहले उसको इन्वेंट कर लेगा और वो अपना जाके वो पेटेंट ले लेगा और देन उसके पास क्या हो जाएगी, देन उसके पास लीगल मोनोपोली हो जाएगी। लीगल मोनोपोली मीन कि कोई दूसरी फर्म उस फॉर्मूले को यूज नहीं कर सकेगी। लाइक डिफरेंट फील्ड्स के अंदर हुआ है, कैंसर की मेडिसिन के अंदर हुआ है, टीबी के मेडिसिन के अंदर हुआ है कि उन्होंने बेसिकली इन्वेंट कर लिया है, अब वो कह रहे हैं कि हम प्रॉफिट अर्न करेंगे, अगर आपको ये चाहिए तो इसको परचेज कर लो। क्लियर? तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये लीगल होती है, ये हमारे पास लीगल है, इसको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, इसको गवर्नमेंट प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर ये लीगल नहीं करेंगे, अगर फॉर एग्जांपल जैसे हम पाकिस्तान में बात कर रहे हैं, हम पाकिस्तान में देखते हैं पेटेंट तो खैर पूरे दुनिया के अंदर हो रहा होता है, ठीक है, लेकिन यूजुअली फर्म्स क्या कर रही होती हैं कि आप ये देखो कि एक पेनाडोल ले लो, एक पैरासिटामोल ले लो, इनके जो सॉल्ट सॉल्ट यानी कि जो उसका फॉर्मूला है, ठीक है, वो सेम है। इट मींस कि एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद उस ऑर्गेनाइजेशन ने परमिशन दे दी कि आप इसको प्रोड्यूस कर सकते हो लोकली। क्लियर? यही है वो ऑर्गेनाइजेशन, वो यहाँ पे आएगी, वो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे आएगी और वो प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, देखिए पेटेंट जो है वो क्या कर रही होती है, गवर्नमेंट जो है उसको प्रोटेक्ट कर रही है। अब फॉर एग्जांपल आजकल पेटेंट को इस तरह आप समझ लो कि जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम है गवर्नमेंट उसको प्रोटेक्ट करती है, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन जो अपनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट जो इनकर करती है वो उससे कोई मेडिसिन जो है वो इन्वेंट कर सके। ठीक है, जब वो इन्वेंट करती है तो उसकी प्राइस वो कंज्यूमर से के ऊपर वो ह्यूज प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सके। अब फॉर एग्जांपल अगर आप यूँ समझते हो इस वक्त कि अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि कल कोई कंपनी आती है और कहती है कि हमने ये मेडिसिन जो है, ये कोरोना की जो वैक्सीन है वो इजाद कर ली है, ठीक है, और हमारे पास इस वक्त ट्रायल कंप्लीट हो गया है, इस वक्त हमारे पास सिर्फ इस वक्त जो हमने प्रोडक्शन करेंगे नेक्स्ट मंथ में, यानी कि फॉर फर्स्ट 6 मंथ वो 100 क्वांटिटी जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। आप मुझे बताओ कि वो प्राइस कितनी रखेंगे, $1 या $1 मिलियन? ठीक है, क्या कोई गवर्नमेंट उसको रोकेगी? कोई गवर्नमेंट इसको रोकेगी कि आप $100 जो है वो प्राइस चार्ज नहीं करें? गवर्नमेंट बोलेगी आप चार्ज करो। क्यों चार्ज करो? क्योंकि वो जो अर्न करेगी उसकी वजह से वो फर्दर जो है उस पर इन्वेस्टमेंट कर सकेगी, ताकि फर्दर जो है जब वो उसकी जो अगर जितनी जल्दी वो अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो रिकवर करेगी उस मेडिसिन के ऊपर, R&D में जो खर्च हुआ है, उतनी जल्दी वो अपनी जो पेटेंट है, ठीक है, उसको सोल्ड आउट करेगी। क्लियर? सेकेंड थिंग है, अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो कॉपीराइट को समझ लीजिएगा। कॉपीराइट और पेटेंट जो है वो सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन डिफरेंट उस पे यूज हो रहा होता है। लाइक हम लोग आज बहुत फ्रीक्वेंटली कॉपीराइट के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, हम कॉपीराइट के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। व्हाट इज कॉपीराइट? कॉपीराइट बेसिकली क्या हो रहा होता है, कोई ऑथर है, कोई कंपोजर है, ठीक है, वो अपना काम
काम है, कंपोज कर लिया उसने, ठीक है, कोई गाना बना लिया, पता चला जी इंडिया ने वो गाना कॉपी कर लिया, इंडिया ने बनाया तो पाकिस्तान से गाना वो कॉपी कर लिया, तो हमारे पास आज लीगल बैरियर है कि हम उसके उस फोरम पे जाके हम उस पे केस कर सकें, ये फर्स्ट गाना मैंने बनाया था और ये मैंने अपने नाम से कॉपीराइट करवा लिया। वो फिर क्या कर रहा होता है, वो उसकी पेनल्टी उसको इम्पोज कर रहा है। लाइक इसकी जो बहुत अच्छी एग्जांपल है कॉपीराइट की, वो ये है कि आईफोन के बारे में, एप्पल का जो फोन है उसके बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। आज सैमसंग ने अचानक से इतनी तरक्की कर ली है, उसका रीजन क्या है कि सैमसंग कंपनी ने बेसिकली एप्पल के जो सिक्योरिटी थी, ठीक है, जो उसके चेक्स थी सिक्योरिटी, उसका पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर जो है ना अपने उसके अंदर कॉपी करके उसको मार्केट में फ्लोट कर दिया। आई थिंक S4 था, ठीक है, S4 जो है उनका बहुत सक्सेसफुल था, ये X4 था, ठीक है। तो S4 के अंदर सारे फीचर जो है ना वो एप्पल वाले थे, उसने सारी चीजें एप्पल से देख ली हैं कि आई क्लाउड किस तरह होगा, सारी चीजें एप्पल ने कॉपीराइट के तहत एक केस रजिस्टर किया, जिसने एप्पल जो है वो केस जीत गया, और सैमसंग ने वो बेसिकली वो अपनी जो उसका जो डैमेज हुई थी, ठीक है, वो उसको पे ऑफ कर दिया। तो हम आजकल क्या कर रहे हैं, हम किसी का भी काम, ठीक है, हम कॉपी कर लेते हैं। आज आपका असाइनमेंट आने वाला है, ठीक है, आपके पास थीसिस जमा कराओगे एमबीए के अंदर, अब आपके पास सॉफ्टवेयर्स हैं जो इसको चेक कर सकते हैं कि ये काम आपका है या ये काम किसी और का है। अगर इस एमआर भी लिख